Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th March 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about 5 additional S-400 Triumph missiles to be procured by India. Important from our syllabus GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए सबसे पहले S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में समझते हैं। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है, देखिए मान लीजिए कि अगर कोई एनिमी एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कुछ भी हमारे देश की तरफ आ रहा है, हमारे देश की टेरिटरी के लिए खतरा क्रिएट कर रहा है, तो उसको हवा में ही न्यूट्रलाइज करता है एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर दो मुख्य चीजें होती हैं, रडार्स एंड मिसाइल्स। रडार्स के थ्रू एनिमी एयरक्राफ्ट को पहले डिटेक्ट किया जाता है और फिर मिसाइल्स के थ्रू उस एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है। S-400 ट्राइम्फ मिसाइल सिस्टम भारत का फोरफ्रंट एयर डिफेंस सिस्टम है, सबसे महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स डिप्लॉय करता है। 400 किलोमीटर तक की इसकी मिसाइल्स की रेंज होती है और अप टू 30 किलोमीटर ऑफ ऑल्टीट्यूड तक ये हिट कर सकते हैं। तो रेंज अलग अलग है। 400 किलोमीटर इज द मैक्सिमम रेंज। ऑल्टीट्यूड 10 किलोमीटर की हाइट से लेकर के 30 किलोमीटर की हाइट तक की ऑल्टीट्यूड पे ये हिट कर सकता है। और ये इतना वर्सेटाइल है कि ये एक बार में 300 से भी ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर लेता है इसका रडार, और एक बार में 36 टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है विथ हेल्प ऑफ इट्स मिसाइल्स। एंड दैट इज व्हाई दिस S-400 मिसाइल सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर देन हार्ड सिस्टम ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने बनाया है थार्ड सिस्टम, जबकि S-400 मिसाइल बनाया है रसिया ने, रसिया की अल्माज एंते कंपनी ने, और रसिया से इसको प्रोक्योर किया है भारत ने। और रसिया का ये जो S-400 ट्राइम्फ मिसाइल सिस्टम है, इट इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर देन द थर्ड सिस्टम ऑफ अमेरिका। इसकी स्पीड 14 मैक तक जा सकती है। तो वेरी हाई स्पीड मिसाइल सिस्टम होते हैं जो एयर डिफेंस का काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत ने S-400 ट्राइम्फ मिसाइल्स रसिया से प्रोक्योर किया है। अब सवाल ये उठता है कि भारत को इस तरह के मिसाइल्स प्रोक्योर करने की जरूरत क्यों है। तो देखिए भारत को एक स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस मेंटेन करने की जरूरत है, और कारण सरल है। हमारे जो दो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और चाइना, बोथ आर हॉस्टाइल टू इंडिया इन जनरल सेंस एंड बोथ हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्सेनल्स, मिसाइल बेस्ड आर्सेनल्स, जो इवन न्यूक्लियर वॉर हिट्स को डिलीवर कर सकते हैं फॉर अटैकिंग इंडिया। तो इस केस में जब दोनों देशों के पास बहुत सारा न्यूक्लियर आर्सेनल है, ये डाटा 2 साल पुराना है, लेकिन फिर भी आप देखने को समझ सकते हैं कि भारत के जितना ही लगभग पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है। अब भारत ने थोड़ा बढ़ा दिया है, ये डाटा 2 साल पुराना है जैसा कि मैंने कहा। चाइना के पास भारत के मुकाबले लगभग लगभग 2 टाइम्स न्यूक्लियर आर्सेनल है। तो भारत को ऐसे हालत में, जब दो बेलिजरेंट कंट्रीज हमारे नेबर हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा एयर डिफेंस हमें मजबूत करना होगा। ये जो S-400 ट्राइम्फ मिसाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी डील पहली बार भारत ने रसिया के साथ की थी 2018 में, जिसके अंतर्गत 5 स्क्वाड्रंस ऑफ S-400 मिसाइल्स वेयर परचेज्ड, प्रोक्योर्ड। तो 5 का जो अग्रीमेंट साइन हुआ था रसिया के साथ 2018 में ऑफ $5.43 बिलियन, उसमें से 3 स्क्वाड्रन S-400 मिसाइल्स के डिलीवर हो चुके हैं, और तीनों को भारत ने पाकिस्तान फ्रंट पे डिप्लॉय किया है। S-400 मिसाइल्स के का जो डिप्लॉयमेंट हमने पाकिस्तान फ्रंट पे किया, 3 स्क्वाड्रन जो अभी तक डिलीवर हो गए, तीनों को हमने पाकिस्तान फ्रंट पे डिप्लॉय किया, और उसका सिग्निफिकेंस हमें समझ आया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करने के बाद पाकिस्तान ने कुछ टाइम तक रिटालिएट करने की कोशिश की थी। अलग अलग तरीके के मिसाइल्स के बराज उसने हमारे ऊपर छोड़े थे, ड्रोन्स, मिसाइल्स बहुत सारे उसने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। बट S-400 मिसाइल system proved to be very, very effective. It acted as a shield for India and prevented any major damage for India.
तो S-400 मिसाइल्स की वर्सेटिलिटी, इफेक्टिवनेस देखने के बाद अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि 5 एडिशनल S-400 ट्रायम्फ मिसाइल्स हम लोग रसिया से प्रोक्योर करेंगे। तो पहले से 5 का डील हो रखा है, उस 5 में से 3 डिलीवर हो चुका है, 2 होना बाकी है। अब करंट न्यूज ये है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैज डिसाइडेड टू प्रोक्योर 5 एडिशनल स्क्वाड्रंस ऑफ S-400 ट्रायम्फ मिसाइल्स। S-400 मिसाइल्स के रिलेटेड 2 प्रश्न यूपीएससी ने पूछे। एक प्रीलिम्स में पूछा था ये वाला साल 2018 में, मेंस में 2021 में ये पूछा गया था। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन दैट वी हैड विद रिस्पेक्ट टू S-400 मिसाइल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हीलियम शॉर्टेज, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट हीलियम गैस। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 एंड एटॉमिक मास 4, क्योंकि हीलियम एटम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर 2 हो गया बिकॉज ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड ओवरऑल न्यूक्लियस का मास हो गया 4, तो इसलिए एटॉमिक मास हो गया 4 यूनिट। चलिए, हीलियम एक नोबल गैस होता है। नोबल गैस मतलब इनर्ट गैस होता है। ये जनरली किसी और गैस के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड नहीं बनाता, या किसी और एटम के साथ या कंपाउंड के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करता है। तो ऐसे गैसेस को कहा जाता है नोबल गैस या इनर्ट गैस। हीलियम इज सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट आफ्टर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे हल्का हीलियम ही है। एंड बिकॉज ऑफ इट्स लाइट मास, हीलियम जो है वो हमेशा ऊपर उठता रहता है एटमॉस्फेयर में। अगर कोई हीलियम हमारे अर्थ सरफेस या बीनीथ अर्थ सरफेस प्रोड्यूस हुआ भी और वो अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, तो वो हीलियम कीप्स ऑन राइजिंग बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट। And that is the reason why most of the helium that is produced beneath the earth crust, if it somehow gets exposed to the atmosphere, it moves beyond the atmosphere and reaches to the outer atmosphere. इसी कारण से नॉर्मली जो हमारे अर्थ का जो ट्रोपोस्फेयर होता है, वहां पे हीलियम की कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है। ओवरऑल एटमॉस्फेयर में हीलियम की कंसेंट्रेशन 0.0005% ही है, यानी कि हीलियम बहुत कम अमाउंट में एटमॉस्फेयर से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। एटमॉस्फेयर में वो बहुत टाइनी अमाउंट में अवेलेबल है और कारण सरल है, उसका लाइट वेट, जिस कारण से वो एस्केप करने लगता है। आपने कुछ बलून्स देखे होंगे जो हवा में ऊपर की तरफ उड़ते रहते हैं, उन बलून्स के अंदर जनरली हीलियम गैस ही भरी रहती है। अब हीलियम गैस का वेट लाइट है आसपास के गैसेस के मुकाबले, तो बुयोंसी फोर्स लगता है, जिस कारण से ये हीलियम बेस्ड बलून, हीलियम फिल्ड बलून जो है वो ऊपर उड़ता रहता है। अब इससे एक बात तो तय हो गई कि एटमॉस्फेयर से हीलियम को एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे हीलियम है इन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर हीलियम प्रोड्यूस कैसे होता है। तो देखिए, हीलियम प्रोड्यूस होने का प्रोसेस समझते हैं। अर्थ क्रस्ट के अंदर रेडियो एक्टिव डीके होता रहता है, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कंपाउंड्स दैट आर यूरेनियम या थोरियम बेस्ड। उस रेडियो एक्टिव डीके के दौरान हीलियम प्रोड्यूस होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। अब ये हीलियम कभी कभार नेचुरल गैस के साथ ट्रैप हो जाता है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर कई सारी जगहों पे जहां पे सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, वहां पे नेचुरल गैस डिपॉजिट्स भी मिलते हैं। अब अर्थ क्रस्ट के अंदर रेडियो एक्टिव डीके के कारण हीलियम प्रोड्यूस हुआ, एंड दैट हीलियम इंटरैक्ट्स या गेट्स ट्रैप्ड, क्योंकि हीलियम तो इनर्ट गैस है तो रिएक्शन तो करेगा नहीं, लेकिन इट गेट्स ट्रैप्ड अलोंग विथ नेचुरल गैस। और फिर जब नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ क्रस्ट से, तो उस नेचुरल गैस में थोड़ा बहुत हमें हीलियम भी उसके साथ ट्रैप्ड तरीके से मिल जाता है। अब नेचुरल गैस में तो मेनली मीथेन होता है, उसमें थोड़ा बहुत हीलियम भी उसके साथ ट्रैप्ड हमें मिल जाता है। अब क्या किया जाता है, इस मिक्सचर को कूल डाउन किया जाता है। कूल डाउन करते करते जब हम लोग -161 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचते हैं, -116 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे मीथेन गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि हीलियम अभी भी गैसियस फॉर्म में ही रहता है, क्योंकि हीलियम विल लिक्विफाई एट -269 डिग्री सेल्सियस। तो मीथेन पहले ही लिक्विफाई हो जाता है, जिस कारण से मीथेन सेपरेट हो जाता है, वाइल हीलियम रिमेन्स इन गैसियस स्टेट, जिस कारण से इजी सेपरेशन हो जाता है मीथेन का
हीलियम से, और इस तरीके से हीलियम गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन। क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन, क्रायोजेनिक मतलब वेरी लो टेम्परेचर पे डिस्टिल करके सेपरेट कर लिया मीथेन को हीलियम से। मीथेन लिक्विड फॉर्म में हमने रिमूव कर लिया, हीलियम स्टेज गैसियस। अब दुनिया में कुछ ही ऐसे जगह हैं जहां के नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन के साथ साथ हीलियम भी एक्सट्रैक्ट होता है, क्योंकि दो फिनोमिना एक साथ होने चाहिए। एक तो नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा जहां पे नेचुरल गैस अवेलेबल है उसके आसपास में रेडियो एक्टिव डीके इस तरीके से हो कि वहां पे हीलियम प्रोड्यूस हो। ये दो चीजें एक साथ होंगी तभी जाकर के नेचुरल गैस के साथ हीलियम प्रोड्यूस होगा। एंड दैट इज व्हाई ओनली एट फ्यू प्लेसेज इन द वर्ल्ड वी सी साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस एंड हीलियम। उसमें से सबसे पहले देश आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है कतर, रसिया, अल्जीरिया। ये 4-5 मुख्य देश हैं जहां पे हीलियम प्रोड्यूस होता है अलॉन्ग विथ नेचुरल गैस। हीलियम के अगर यूजेस की बात करें तो हीलियम का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण यूज होता है। चिप मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल होता है। हीलियम की मदद से प्रिसीजन फैब्रिकेशन होता है ऑन द चिप। आपको चिप पे देखोगे कि बड़ा प्रिसाइज तरीके से वहां पे चीजें लगाई हुई हैं और सर्किट कंप्लीट किया हुआ है। ये जो प्रिसीजन फैब्रिकेशन है उसमें हीलियम का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हीलियम इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। अगर आप मान लीजिए कुछ यहाँ पे अटैच कर रहे हैं तो अटैच करने के लिए आपको थोड़ा सा हीट करना होगा। अब वहां पे हीटेड एटमॉस्फेयर में कहीं ऑक्सीजन रिएक्ट ना कर दे विथ अदर एलिमेंट्स देयर, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करे और प्रिसीजन फैब्रिकेशन में हेल्प करे। साथ ही साथ चिप मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो मशीनें गर्म हो जाती हैं उनको कूल डाउन करने में हीलियम का इस्तेमाल होता है। मेडिकल फील्ड में भी एमआरआई मशीन्स के अंदर जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स लगे रहते हैं उनको कूल डाउन करने में, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट में कभी कभार जैसे अस्थमा वगैरह में हीलियम ऑक्सीजन का मिक्सचर इनहेल करने के लिए दिया जाता है टू द पेशेंट। एरोस्पेस एंड डिफेंस में भी हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट्स के अंदर जो फ्यूल टैंक्स होते हैं, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल टैंक्स, उनका प्रेशर मेंटेन करते रहने के लिए हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, आर्क वेल्डिंग, जैसे वेल्डिंग करते हुए आपने लोगों को देखा होगा, वही बड़ा स्मॉल स्केल पे वेल्डिंग होता है चिप के ऊपर। अब आर्क वेल्डिंग जो आपने लोगों को देखा होगा स्टील वगैरह को वेल्ड करते हुए, वहां पे भी हीलियम का इस्तेमाल होता है एज एन इनर्ट गैस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज में हीलियम का इस्तेमाल लीक डिटेक्शन के लिए भी होता है इन द पाइपलाइंस या टैंक्स। कहीं पे लीक है तो अब वहां पे कोई आप इन्फ्लेमेबल गैस तो डालोगे नहीं टेस्ट करने के लिए, पता चलेगा कि आग लग गई और वो ब्लास्ट ही हो गया पाइप। तो पाइप वगैरह में टैंक्स में लीक डिटेक्ट करने के लिए हीलियम गैस को भेजा जाता है और वहां से फिर लीक को डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि हीलियम इज इनर्ट, इट डज नॉट रिएक्ट। कई सारे गैस बेस्ड रिएक्टर्स भी होते हैं, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जनरली उनको कूल करने के लिए वाटर या हेवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, H2O या D2O। लेकिन कुछ कुछ ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी है जहां पे कूलिंग के लिए हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि कतर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हीलियम। इनफैक्ट 1/3 ऑफ ग्लोबल हीलियम सप्लाई कम्स फ्रॉम कतर ओनली। और वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट के कारण ये जो हीलियम सप्लाई है जो कतर से आता है वो डिसरप्ट हो गया है, और इस कारण से इन तमाम एक्टिविटीज पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, मेडिकल फील्ड में इम्पैक्ट पड़ सकता है बिकॉज ऑफ डिसरप्शन इन हीलियम सप्लाई। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स एंड जेंडर, एंड ऑल्सो विल बी सीइंग अबाउट SRY जीन स्क्रीनिंग। देखिए, सेक्स एंड जेंडर के बीच का डिफरेंस हमने ऑलरेडी देखा है 3-4 दिनों पहले जब हम लोग ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल देख रहे थे। अब उसी से रिलेटेड एक और डेवलपमेंट है, देखते हैं। दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 4, ethics in sports perspective. Let us first of all understand about difference between sex and gender. You see, sex is a biological concept. It is determined by chromosomes. जो इंसानों के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं, they are in pairs and there are 23 pairs of chromosome in human body. उसमें से 22 pairs are identical या same for male and female. बट जो आखिरी पेयर होता है 23rd पेयर, दैट इज नोन एज सेक्स क्रोमोजोम।
and sex chromosome is different for male and female. On that basis it is decided कि वो उस ह्यूमन को मेल कहा जाएगा या फीमेल कहा जाएगा. सेक्स क्रोमोजोम की अगर हम बात करें तो फॉर फीमेल इट इज आइडेंटिकल XX क्रोमोजोम. जो सेक्स क्रोमोजोम होता है 23rd क्रोमोजोम होता है. इन फीमेल इट इज XX, जबकि इन मेल इट इज XY. तो मेल सेक्स क्रोमोजोम इज डिफरेंट फ्रॉम फीमेल सेक्स क्रोमोजोम. बाकी के जो 22 पेयर होते हैं क्रोमोजोम के वो सेम होते हैं मेल और फीमेल के लिए. रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो मेल से स्पर्म आता है, उसके अंदर 23 क्रोमोजोम्स हैं. फीमेल से एग आता है, उसके अंदर भी 23 क्रोमोजोम्स हैं. अब ये जब आपस में फ्यूज होते हैं तो दैट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट. वो जाइगोट ही आगे जाकर के फिर एम्ब्रॉयो बनता है, फिर एम्ब्रॉयो से बेबी का बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप होता है. उस जाइगोट के अंदर मेल के भी क्रोमोजोम्स हैं, फीमेल के भी क्रोमोजोम्स हैं. अब वो जाइगोट के अंदर मेल से जो मेल का जो सेक्स क्रोमोजोम है दैट इज XY, उसमें से अगर X निकल करके फीमेल के किसी भी सेक्स क्रोमोजोम के साथ फ्यूज होता है तो दैट विल लीड टू रिप्रोडक्शन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड. X के साथ फ्यूज होगा तो गर्ल चाइल्ड ही होगा क्योंकि XX क्रोमोजोम बनेगा इन द ऑफस्प्रिंग. लेकिन अगर मेल का Y क्रोमोजोम निकल करके फीमेल के किसी भी क्रोमोजोम के साथ फ्यूज होता है तो दैट विल लीड टू रिप्रोडक्शन या ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ बॉय चाइल्ड. तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. सेक्स के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, सिंस सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तो उसके बेसिस पे शब्द जो निकल करके आते हैं वो होता है मेल एंड फीमेल. कुछ कुछ ऑफ स्प्रिंग्स में या कुछ कुछ लोगों में आप जनरली सेक्स क्रोमोजोम के अंदर थोड़े से डिसरप्शंस पाएंगे. ऐसे लोगों को ही कहा जाता है इंटरसेक्स पीपल. और अब इंटरसेक्स लोगों को ही ट्रांसजेंडर कहा जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज पर द न्यू बिल दैट हैज बीन प्रपोज्ड. तो इंटरसेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? इंटरसेक्स के लिए दूसरा जनरल मेडिकल टर्म होता है डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट. होता क्या है कभी कभार कि फ्यूजन इस तरीके से हुआ, उस कारण से जो ऑफस्प्रिंग बॉर्न हुआ उसके अंदर आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे फीमेल का, लेकिन उसके अंदर XY क्रोमोजोम फिर भी पाया जाएगा. तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैज बीन एज पर फीमेल, बट क्रोमोजोम्स जो हैं उसके अंदर मेल वाले हैं. ये एक तरीके का डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट है. इस तरीके के कई सारे सेक्स डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. ऐसे लोगों को कहा जाता है इंटरसेक्स पीपल. जनरली क्या होगा कि जेनाइटल्स जो हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो फीमेल के हैं और बॉडी के अंदर जो सेक्स क्रोमोजोम है वो भी फीमेल के हैं XX. जेनाइटल्स जो हैं वो मेल के हैं और बॉडी के अंदर क्रोमोजोम भी मेल वाले हैं XY. कभी कभार जेनाइटल्स जो हैं वो फीमेल के हैं, क्रोमोजोम मेल वाले हैं. अपोजिट कैन ऑल्सो हैपन. इस तरीके के डिसऑर्डर को कहा जाता है डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट और ऐसे लोगों को कहा जाता है इंटरसेक्स पीपल. इससे डिफरेंट होता है, सेक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंट होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर. जेंडर इज ए सोशल कॉन्सेप्ट. जेंडर के बेसिस पे हम लोग मेल फीमेल कैटेगराइज नहीं करते हैं. जेंडर के बेसिस पे वी कॉल और कैटेगराइज पीपल एज वुमन, मैन, या सम पीपल हु डू नॉट वांट टू बी कैटेगराइज्ड आइदर एज वुमन और मैन आर कॉल्ड नॉन बाइनरी. It's a social concept. Social concept means how a person wants to recognize himself or get himself recognized in society. And gender identity may be different from biological sex. For most of the people, most of us adopt our gender identity as per our biological sex. But sometimes it is not mandatory. People can choose otherwise as well. For example, a woman can, a female would like to identify herself as man in society. Similarly, a male born with male characteristics would identify himself as woman. ठीक है, तो ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है, इमोशनल कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. आप अपने आप को कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर. नाउ कमिंग टू द करंट न्यूज. इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने अब बायोलॉजिकल फीमेल्स के लिए ही रिस्ट्रिक्ट किया है पार्टिसिपेशन इन वुमेन्स इवेंट. तो नॉर्मली जो ध्यान से समझिएगा, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं
वो मेन एंड वीमेन के लिए होते हैं, ठीक है, मेन एंड वीमेन, यानी कि हाउ यू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ उसके बेसिस पे सोशल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जनरली आप इवेंट्स को देखोगे तो दैट इज फॉर मेन या वीमेन, वीमेन की एथलेटिक टीम, वीमेन की बॉक्सिंग टीम। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा है कि वीमेन इवेंट्स में सिर्फ बायोलॉजिकल फीमेल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि एक मैन, आई एम सो सॉरी फिर से वर्ड सुनिए, एक मेल या इंटरसेक्स पर्सन या एक मेल जिसके अंदर मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेल जेनाइटल्स हैं, एक्स वाई क्रोमोजोम है, वो अगर अपने आप को रिकॉग्नाइज भी करे एज वुमन तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा इन विमेन इवेंट्स। कोइंसिडेंस की बात है कि ऐसा ही बिल लाने की कोशिश कर रही है भारत सरकार, जहां पे अब ट्रांसजेंडर्स के लिए बायोलॉजिकल बेसिस पे ही तय होगा कि उनको ट्रांसजेंडर का दर्जा दिया जाए। सोशल बेसिस यानी कि जेंडर बेसिस पे नॉन बाइनरी पीपल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसजेंडर एज पर द न्यू बिल प्रपोज्ड, राइट। वुमेन्स इवेंट में आईओसी कहती है कि सिर्फ बायोलॉजिकल फीमेल्स ही पार्टिसिपेट करेंगी, बायोलॉजिकल मेल्स या इंटरसेक्स पीपल आर नॉट अलाउड। दिस न्यू लॉ विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2028 ओलंपिक्स। हुआ क्या था कि जो पिछला ओलंपिक्स हुआ था 2024 में पेरिस में, उसमें एक बॉक्सर थी ईमान खलीफ, उनको गोल्ड मेडल मिला बॉक्सिंग में इन वीमेन बॉक्सिंग इवेंट। इनके सामने कोई भी कॉम्पिटिटर बॉक्सर टिक ही नहीं पाती थी, 4-5 मुक्के में ही वो गिव अप कर देती थी, इनके पंचेज इतने स्ट्रांग होते थे। तो कई सारे ओपोनेंट्स ने कंप्लेन किया कि सी इज नॉट अ फीमेल, सी इज एक्चुअली मेल, सी इज अ मेल but recognizing herself as a woman, and that is why participating in this women event and it is unfair। तो ये मामला फिर और डिबेट में आया, मामला फिर फेयरनेस का तो उठा ही, सेफ्टी का भी उठा, फॉर द अदर पार्टिसिपेंट्स, इंटीग्रिटी ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स का भी मामला उठा। और इसी कारण से अब आईओसी ने यह फैसला किया कि विमेन इवेंट में बायोलॉजिकल फीमेल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। होता क्या है देखिए, ये जो एक्स वाई क्रोमोजोम होता है, सेक्स क्रोमोजोम, उसमें अगर हम वाई क्रोमोजोम की बात करें, ये तो पेयर है, सेक्स क्रोमोजोम जो 23rd पेयर है उसमें मेल के अंदर एक एक्स है, दूसरा वाई है। जो वाई क्रोमोजोम होता है उसके अंदर होते हैं SRY जीन्स, और SRY जीन्स के कारण मेल के अंदर प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन। वो टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स इन मसल मास, स्ट्रेंथ, बोन डेंसिटी, हेमोग्लोबिन लेवल, इन सब के कारण एक मेल का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मास, स्ट्रेंथ, इन सब को लेकर वो जनरली फीमेल से थोड़ा सुपीरियर, आई वुड से हायर होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन दीज एरिया जनरली। और इस कारण से एथलेटिक इवेंट्स में, बॉक्सिंग वगैरह या इस तरह के जो भी एथलेटिक इवेंट है जहां पे फिजिकल इंड्योरेंस की जरूरत ज्यादा है, वहां पे मेल्स हैव एडवांटेज ओवर फीमेल्स। और इस कारण से अगर एक साथ खेल करा दिया जाए तो फिर इट वुड बी अनफेयर फॉर फीमेल। तो वीमेन इवेंट शुड बी लिमिटेड टू बायोलॉजिकल फीमेल्स, दैट हैज बीन अनाउंस्ड बाय आईओसी। और इसके लिए अब जो भी एथलीट्स वीमेन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहेंगी उनको पहले SRY जीन स्क्रीनिंग करवाना होगा, देखना होगा उनके अंदर कहीं SRY जीन स्क्रीनिंग के बेसिस पे देखना होगा कि कहीं उनके अंदर वाई क्रोमोजोम तो नहीं है, टेस्टोस्टेरोन लेवल तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और इसके बेसिस पे ही इंश्योर करा पाया जाएगा। तो ये एक तरीके से अच्छा फैसला है, इससे फेयरनेस आएगा, सेफ्टी आएगा। लेकिन एक कंसर्न भी है, कंसर्न ये है कि जो ट्रांसजेंडर एथलीट्स हैं या इंटरसेक्स एथलीट्स हैं, दूसरे शब्दों में, अब ट्रांसजेंडर का बेसिकली डेफिनेशन नैरो किया जा रहा है। इस आईओसी के फैसले के हिसाब से भी देखा जाए तो, और भारत सरकार का ट्रांसजेंडर बिल के हिसाब से भी देखा जाए तो जो बेसिकली जो ट्रांसजेंडर लोग हैं या इंटरसेक्स लोग हैं, इंटरसेक्स पीपल हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर, उनका एक्सक्लूजन हो जाएगा। दे वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन आइदर ऑफ द गेम्स, मेल या फीमेल स्पोर्ट्स या मेन या विमेन स्पोर्ट्स, कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज नेम्ड आफ्टर जुबीन गर्ग जी। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एक नया बटरफ्लाई स्पीसीज मिला है अरुणाचल प्रदेश के लेप्रादा डिस्ट्रिक्ट में। उस बटरफ्लाई स्पीसीज का नाम दिया गया है यूथेलिया जुबीन गार्गी इन रेस्पेक्ट ऑफ कल्चरल आइकन जुबीन गार्ग जी। तो उनके रेस्पेक्ट में ये बटरफ्लाई स्पीसीज का नाम दिया गया है। ऐसा ही प्रश्न पूछा जा सकता है एटमैक्स प्रीलिम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड कि ये जो नया बटरफ्लाई सब स्पीसीज मिला है वो कौन से स्टेट में मिला है। सिंपल सा प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए। यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा नेवल एस्कॉर्ट मिशन है कार्गो वेसल के लिए। माराकेश एग्रीमेंट, पहला स्टेटमेंट तो सही, इट वाज फाइनलाइज्ड इन 1994 टू फॉर्म लीगल फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ट्रू, बट मल्टीलैटरल एग्रीमेंट अंडर एनेक्सर 1 आर बाइंडिंग ओनली ऑन सेलेक्टेड मेंबर्स, दैट इज रॉन्ग। मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स एनेक्सर 1 में जरूर हैं लेकिन नॉट ओनली फॉर सेलेक्टेड मेंबर्स, इट इज फॉर ऑल द मेंबर्स। And plurilateral agreements under Annex 4 are optional and apply only to members that accept them. That is correct. So correct answer is 1 and 3. Global Terrorism Index में पहला स्टेटमेंट सही, it is released by Institute of Economics and Peace headquarters in Sydney. That is true, but India's rank is 13, not amongst top 10. So second statement is wrong. कामरूपिया इलेक्शन मास्कॉट से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट ही सही है। ब्रह्मपुत्र रिवर को रिप्रेजेंट करता है कामरूपिया और इस ट्रेडिशनल असमीज अटायर में है और दोनों हाथ में जो साइन बोर्ड्स हैं वो नॉर्थ और साउथ बैंक एरियाज ऑफ कामरूप को डिपिक्ट करता है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग।